एनर्जी का फ्लो हीट और वर्क के फॉर्म में होता है और इसकी स्टडी को बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली हीट और वर्क इन दोनों की स्टडी है या हीट ट्रांसफ़र की स्टडी है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो क्या होते हैं ये? सामने एक डायग्राम देखें, इसमें दो कंटेनर हैं, दोनों में वाटर है, सेम कंडीशन में है, हमारे सेम टेम्परेचर पर है। तो ये बताएं किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, स्मॉल कंटेनर में या बिग कंटेनर में, किस में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? आंसर है दोनों में इक्वल होगा वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता कि वाटर की कितनी क्वांटिटी है या किस साइज के कंटेनर में लिया हुआ, डिपेंड नहीं करता। तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो सिस्टम के साइज पर डिपेंड करती हैं, माने कितनी क्वांटिटी ली गई है मैटर की, उस पर डिपेंड करती हैं। उन्हें बोलते हैं एक्सटेंसिव, जैसे मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल या डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा यू, डेल्टा जी, ये जितनी प्रॉपर्टी हैं, जितनी प्रॉपर्टी सामने आपको दिख रही हैं, ये सभी एक्सटेंसिव हैं। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें बोलते हैं इंटेंसिव। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करती हैं, जैसे वेपर प्रेशर या टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, है ना, मोलर मास, मोलर वॉल्यूम। अब मोलर मास कभी डिपेंड करेगा कि कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं? नहीं डिपेंड करेगा। जब भी किसी प्रॉपर्टी के नाम से पहले मोलर लिखा हो या स्पेसिफिक लिखा हो तो फिर वो इंटेंसिव अपने आप हो जाएगी, जैसे मोलर मास या मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक वॉल्यूम या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके अलावा विस्कोसिटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो प्रॉपर्टी हैं ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये ठीक से समझ में आ रहा होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव हैं और कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव हैं। अच्छा, ये बताएं, रिलेटिव डेंसिटी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव? एक सवाल अक्सर ही आता है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन किन्हें कहते हैं? तो स्टेट फंक्शन उन प्रॉपर्टी को कहते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं और कभी भी इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि इनिशियल से फाइनल तक कैसे गए। माने पाथ पर डिपेंड तो बिल्कुल नहीं करते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो पाथ पर डिपेंड करती हैं, उन्हें बोलते हैं पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन में कौन आते हैं? स्टेट फंक्शन में आते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक फंक्शन जैसे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, ये सभी स्टेट फंक्शन हैं। इंटरनल एनर्जी में आने वाला चेंज कभी भी डिपेंड नहीं करता कि इनिशियल से फाइनल तक कैसे गए, स्लो गए या फास्ट गए, लेकिन वर्क और हीट ये डिपेंड करते हैं। ये दोनों पाथ फंक्शन हैं, ये डिपेंड करते हैं प्रोसेस को कैसे किया जा रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसे लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी कहते हैं। अब नटशल में कह सकते हैं कि एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई, लेकिन मैथमेटिकली इसके लिए एक फार्मूला है और वो फार्मूला है डेल्टा यू इक्वल टू क्याओ प्लस डब्ल्यू। यानी डेल्टा यू का वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होता है। अब ये फार्मूला बड़े काम का है क्योंकि हर प्रोसेस में काम में आता है। तो पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल, जिसमें क्याओ और डब्ल्यू दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, साइन कन्वेंशन अपोजिट होते हैं एक दूसरे से, तो उनका सम जीरो आ जाता है। यानी जितना हीट एंटर होती है उतना वर्क क्रिएट हो जाता है। एडियाबैटिक में आप लोग जानते हो कि हीट ट्रांसफ़र नहीं होता तो क्याओ का वैल्यू जीरो होता है, तो डेल्टा यू एक्चुअली डब्ल्यू के इक्वल होगा। और आइसोकोरिक में अपोजिट होता है। आइसोकोरिक में कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो एक्सपेंशन वर्क जीरो होगा और क्याओ के वैल्यू ही डेल्टा यू के वैल्यू के इक्वल होगी। और आइसोबैरिक में क्याओ और डब्ल्यू
दोनों ही नॉन जीरो होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों के सम के इक्वल डेल्टा यू का वैल्यू होता है। साइक्लिक प्रोसेस में क्याओ और डब्ल्यू होते तो नॉन जीरो हैं, पर उनका सम जीरो होता है, और फ्री एक्सपेंशन में डब्ल्यू और डेल्टा यू तीनों जीरो होते हैं। डेल्टा एच और डेल्टा यू, इनके रिलेशन बड़े काम के हैं, बड़े अच्छे सवाल बनते हैं। तो डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज, और डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एक्चुअली ये डेल्टा एच होता क्या है? ये होता तो हीट ट्रांसफ़र है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, जबकि डेल्टा यू कांस्टेंट वॉल्यूम पर होने वाला हीट ट्रांसफ़र होता है। और इनमें एक बड़ा प्यारा सा रिलेशन है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अभी डेल्टा एन जी क्या होता है? डेल्टा एन जी एक्चुअली इक्वेशन पर डिपेंड करता है। तो ये गैसेस प्रोडक्ट और गैसेस रिएक्टेंट के मोल का डिफरेंस होता है। अब सामने एक इक्वेशन है प्रोपेन के कंबशन का, तो जब 1 मोल प्रोपेन 5 मोल ऑक्सीजन से कंबशन हो रहा है और 3 मोल CO2 बनते हैं, साथ में वाटर बनता है जो लिक्विड स्टेट में है। तो इसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू चेक करते हैं। इसमें गैसेस प्रोडक्ट 3 मोल हैं और गैसेस रिएक्टेंट 6 मोल, तो दोनों का डिफरेंस -3 आया। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू का जो रिलेशन बना वो है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू -3 RT। ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं। अब डेल्टा एच से रिलेटेड कुछ टर्म भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो टर्म है वो है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यानी कंबशन से निकलने वाली हीट। 1 मोल सब्सटेंस से वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, और अगर इसको 1 ग्राम के लिए निकाला जाए तो कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, यानी हीट ऑफ कंबशन किए गए कैलोरीफिक वैल्यू बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है इसका, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। जानते हैं प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट में फैट के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन बनते समय होने वाला हीट चेंज होता है, और ये डिपेंड करता है लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी के सम पर। ये ध्यान रखना है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। अब इसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप की हो सकती है, तो कुछ के लिए नेगेटिव और कुछ के लिए पॉजिटिव होती है। जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम के क्लोराइड या सल्फ्यूरिक एसिड, इनके लिए नेगेटिव होती है, पर कुछ के लिए पॉजिटिव भी होती है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? ये है न्यूट्रलाइजेशन में निकलने वाली हीट 1 ग्राम इक्विवेलेंट से। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड या बेस को न्यूट्रलाइज करें तो निकलने वाली हीट को हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में इसकी वैल्यू -13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट होती है। अब एसिड बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तब, अगर कोई एक वीक हुआ तो क्या होगा? तो नेचुरली 13.7 किलो कैलोरी से कम हीट निकलेगी, और जो डिफरेंस आएगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं हीट ऑफ आयोनाइजेशन। काम की चीज़ है। हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? तो एक्चुअली मतलब होता है किसी रिएक्शन में कितनी हीट अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, तो उसी को हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। पर इसको पर मोल रिएक्टेंट के लिए निकालते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसमें एक लॉ है जो काफ़ी काम का है, वो है हेस लॉ। हेस लॉ कहता है किसी रिएक्शन का डेल्टा एच माने हीट ऑफ रिएक्शन बदलती नहीं है अगर किसी रिएक्शन का पाथवे बदल दिया जाए, यानी किसी भी पाथवे से करें लेकिन डेल्टा एच का वैल्यू सेम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ए से डी बनाना है, तो हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाथवे चूज कर सकते हैं। ए से डी सीधा बना सकते हैं और स्टेशन लेके ए बना सकते हैं। तो मान लो हमने ए से बी बनाया, बी से सी बनाया, सी से डी बनाया, और हीट चेंज हुआ एक्स, वाई और जेड, तो तीनों का टोटल आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब अगर ए से डी डायरेक्ट बनाएंगे तो भी वैल्यू इतनी ही आएगी, माने एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल आएगी। तो नटशेल में समझ में आ रहा है कि डेल्टा एच माने रिएक्शन में निकलने वाली हीट या बाहर जाने वाली या अंदर आने वाली हीट माने डेल्टा एच, इसका वैल्यू बदलता नहीं है अगर प्रोसेस का पाथवे बदला जाए। इट मीन्स क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि डेल्टा एच स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन कभी भी पाथवे पर डिपेंड ही नहीं करते। तो ये लॉ और भी पैरामीटर पर फॉलो होता है, जैसे डेल्टा यू, डेल्टा एस, डेल्टा ई, सभी के लिए हेस लॉ फॉलो होता है।
किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन के थ्रू। हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर दिए गए हों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, तो हम उस रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल सकते हैं। और उसका तरीका होगा टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये याद रखना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखना है अगर हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के हीट ऑफ फॉर्मेशन दिए गए हों। अब जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर 2p + 3 क्या हो, गिविंग 3r एंड 4s। तो यहाँ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दिए गए हैं इक्वेशन में। अब p, q, r और s इनके हीट ऑफ फॉर्मेशन है a, b, c और d। ये चारों वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हैं, कुछ मैथमेटिकल वैल्यू लिखी होंगी, चिंता न करें। तो इसका हीट ऑफ रिएक्शन होगा 3c + 4d, प्रोडक्ट को पहले लिखा, -2a + 3b। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हम यूज कर रहे हैं, पर ये तभी करना है जब हमको हीट ऑफ फॉर्मेशन दिए गए हों। अगर कोई और हीट दी गई हो, जैसे हीट ऑफ कंबशन दिया हो या बॉन्ड एंथैल्पी दी हो या हीट ऑफ एटमाइजेशन दिया हो, तब तो तरीका बदल जाता है, तब हमें करना पड़ता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन जब यूज करना है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और किसी और को यूज करना है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। और इस तरह से हम किसी रिएक्शन का डेल्टा एच आसानी से निकाल। और अब हम डिस्कस करते हैं वर्क डन, किसी गैस के एक्सपेंशन में होने वाला वर्क, इसको डिस्कस करेंगे। तो वर्क डन जनरली इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में हमसे पूछा जाता है। तो पहले इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसमें वर्क डन का फार्मूला होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर दिया होता है क्वेश्चन में, साथ में इनिशियल फाइनल वॉल्यूम भी दिए रहते हैं। तो -W = P डेल्टा V, ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब P स्टैंड फॉर प्रेशर, तो प्रेशर यूजुअली एटमॉस्फेयर या बार में दिया होता है और वॉल्यूम दिया होता है लीटर में। तो अक्सर जो इसका आंसर आता है वो एटमॉस्फेयर लीटर में आता है। ये ध्यान रखना है कि अगर ये कंडीशन दी गई हो तो आंसर किस में आएगा, एटमॉस्फेयर लीटर में आंसर आएगा। लेकिन आंसर जब 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो वो एटमॉस्फेयर लीटर में नहीं होते, वो यूजुअली होते हैं जूल में। तो हमको एटमॉस्फेयर लीटर और जूल का रिलेशन, या फिर जूल और कैलोरी का रिलेशन भी मालूम होना चाहिए। तो 1 एटमॉस्फेयर लीटर इक्वल टू होता है 101.3 जूल, और 4.2 जूल इक्वल टू होता है 1 कैलोरी। तो ये फार्मूला हम इरिवर्सिबल में लगाएंगे। अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन दिया हो तो फार्मूला बदल जाएगा, और इसमें वर्क डन इक्वल टू होता है 2.303 nRT log फाइनल अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, या प्रेशर दिया हो तो इनिशियल अपॉन फाइनल प्रेशर। तो ये दोनों फार्मूले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम यूज करेंगे। तो पहला फार्मूला वॉल्यूम लेने पर यूज करेंगे और दूसरा जो फार्मूला है प्रेशर के साथ यूज करेंगे। किसी केमिकल प्रोसेस में होने वाला वर्क भी हमसे पूछ सकते हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है डेल्टा NG/RT। डेल्टा NG आप लोग जानते ही हैं, मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो उसके थ्रू निकाल सकते हैं। और गैस के प्री एक्सपेंशन में वर्क 0 होता है। और अब हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है, इसमें कहते हैं कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, घटती कभी भी नहीं, हमेशा बढ़ती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो तो उसकी एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहेगी या फिर बढ़ेगी। बढ़ेगी कब, जब कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस उसमें हो रही हो, स्पॉन्टेनियसली हो रही हो, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। किसी भी सिचुएशन में एंट्रोपी उसकी कम नहीं होगी। किसी गैस के एक्सपेंशन में या फिर गैसेस के मिक्सिंग में या सॉल्यूशन बनने में या एग के बॉयल करने पर, इन सारी प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है। ध्यान रखें, एग बॉइलिंग में भी एंट्रोपी बढ़ती है। अब ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिनमें एंट्रोपी में कमी आती है या डेल्टा एस नेगेटिव होता है, तो उसमें है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। ये सवाल बहुत आता है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। इसके अलावा है फोटोसिंथेसिस, किसी सॉल्यूशन में क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, किसी गैस का कंप्रेशन
या फिर आइस फॉर्मेशन। तो ये जो प्रोसेस है इनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। एक्चुअली रबर बैंड में ऑलरेडी रैंडमली कॉइल्ड मॉलिक्यूल होते हैं जो बाद में स्ट्रेट फाइबर में चेंज हो जाते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस, माने एक प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगी। तो किसी प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस होना या ना होना फिर ये एनर्जी चेंज पर डिपेंड करता है, माने डेल्टा जी की वैल्यू पर। तो डेल्टा जी की वैल्यू कम होती है अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, ये ध्यान रखना है। डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन ये जो डेल्टा जी का वैल्यू है ये तो डिपेंड दो फैक्टर पर करता है, इट डिपेंड ऑन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। तो एक्चुअली डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू से ही डिसाइड होगा कि डेल्टा जी नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा। और अगर नेगेटिव आ गया तो पक्का है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। तो हम कुछ प्रोसेस देखते हैं। तो पहला प्रोसेस है जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, माने एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और एंट्रोपी में कमी आ रही है। ये प्रोसेस कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होती। और इसका अपोजिट हो, अगर हीट बाहर जा रही हो और एंट्रोपी बढ़ रही हो, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही हो, तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है। तो सेकंड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो तब क्या होगा, तो अगर ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो स्पॉन्टेनियस हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर हाई होना चाहिए, एट हाई टेम्परेचर। और दोनों निगेटिव हो तो फिर लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो सकती है। तो ये चारों पॉइंट एग्जाम में बढ़िया क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। तो हम तो एक दो पॉइंट दोबारा रिवाइज करते हैं। अगर कोई प्रोसेस एक्जोथर्मिक है, माने डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो फिर वो तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन सेकंड प्रोसेस माने इसका अपोजिट प्रोसेस कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। और अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो स्पॉन्टेनियस होने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन टेम्परेचर डिसाइड करता है। थैंक यू वेरी मच। अपनी क्वेरी पूछें, डिस्कस करें।